एक गर्मा गर्म लैपटॉप जस्ट अभी लिस्ट हुआ है Amazon पे, Acer Nitro 5 i7 12th जनरेशन के साथ RTX 3070 Ti, और भाई सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 के प्राइस पॉइंट पे। और मेरा कमेंट सेक्शन दनादन जो तुमने भरा, अब इतना भी प्यार नहीं करते क्या तुम्हारे से लिया है रिव्यू। तो यार जितने भी करंट जनरेशन के लैपटॉप आ रहे हैं सारे के सारे 1,10,000 या 1,10,000 से ऊपर आ रहे हैं। Acer Predator Neo जो 1,10,000 का है, i5 4050 वाला, उसके कंपैरिजन में लोगों को लगा कि भैया 1,10,000 में हम ये भी तो ले सकते हैं, और अच्छी खासी स्पेक्स भी दे रहा है। तो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं, और इसके कंपैरिजन में जिस लैपटॉप का तुम्हें डाउट है, जो तुमने मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछे, वो सारा कंक्लूजन में हम कवर करेंगे। डब्बा ना 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 एसर नाइट्रो का डब्बा भाई साहब मैंने खोलना बंद ही कर देना। अबे इतने नाइट्रो रिव्यू कर दिए मैंने अपने चैनल पे, इसके बाद भी तुम्हें इनबॉक्स कंटेंट देखना है, शर्म आनी चाहिए। और इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लोग पूछ रहे थे कि लोगों ने रिव्यू लिख रखा है Amazon के ऊपर। एक बंदा कह रहा है 1080p वाली NTSC डिस्प्ले है, भाई मुझे नहीं पता, उसके पास गलत यूनिट चली गई होगी। और एक बंदा कह रहा है उसका CPU 20 वॉट पे लॉक्ड है। भाई हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ, हमारा लैपटॉप बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था। तो आप उन दो रिव्यूज पे बिलीव मत करना, ये लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये वाला यूनिट भी Amazon से आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। i7 12650H वाला प्रोसेसर है, इसके अंदर 10 कोर 16 थ्रेड्स मिल जाएंगे, 6 P कोर 4 E कोर, GPU मिलता है RTX 3070 Ti, 8GB VRAM वाला GPU है, 150 वॉट TGP। और भाई 150 वॉट TGP ना मैंने पूरी घसीट दी है इसकी, मतलब निकाल के छोड़ी है, वो आपको गेम टेस्ट में दिखाऊंगा। और यहाँ पे 16GB रैम मिलती है, DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। और भाई ये सिंगल चैनल में है, डुअल चैनल में नहीं है, यानी कि एक स्लॉट आपको खाली मिलेगा। मैक्सिमम 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। अगर 8+8 होती तो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता गेमिंग में, बट अनफॉर्चुनेटली 16GB मिलेगी। तो 16GB के हिसाब से परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप यही यूनिट तो बाय करोगे, आप तो 8+8 नहीं करवाओगे। तो बिल्कुल वैसे ही यार ये जो रैम है ना, मेरे को ड्रॉबैक लगा। अगर यहाँ पे DDR5 दे देते ना इस प्राइस पॉइंट पे 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, भाई ये लैपटॉप ओवरकिल हो जाता, मतलब बहुत ही जबरदस्त। बट स्टिल DDR4 में भी 16GB दे दी, वो भी बड़ी बात है। और इस लैपटॉप में आते हैं 1TB की Gen 4 SSD, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपने सामने देख सकते हो, अच्छी खासी स्पीड हमारे यहाँ पे मिल जाती है। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1। और यहाँ पे स्टोरेज अपग्रेड ऑप्शन का सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर हार्ड ड्राइव का इंक्लोजर मिलता है, बैटरी यहाँ पे छोटी है, तो आप इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। एंड यहाँ पे इस लैपटॉप में हमारे को 2 SSD के स्लॉट भी मिलते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम अपग्रेड मेरे हिसाब से 2 TB पर स्लॉट हो जाना चाहिए। पक्का नहीं कह सकता, आप सर्विस सेंटर वालों को फोन करो, उनको पूछो भाई साहब कितनी मैक्सिमम। एंड यहाँ पे भाई बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहना है, नाइट्रो की बिल्ड क्वालिटी ओके साइड की होती है। यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स हमारे को मिल जाता है, ऊपर मैट फिनिश में और पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में। ऊपर टॉप लिड में हमारे को पैटर्न से मिल जाते हैं, इधर की तरफ नाइट्रो की ब्रांडिंग हो रखी है। और इंटीरियर भी हमारे को पूरा का पूरा प्लास्टिक का मिलेगा, और इंटीरियर में भी थोड़ा बहुत फ्लेक्स मिलता है। एंड यहाँ पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, एक हाथ से लिड ओपन हो जाती है। और स्क्रीन वॉबल तो भाई मिलेगा हमारे को इसके अंदर, स्क्रीन वॉबल जितना ही मिलेगा। 2022 वाला लैपटॉप है, 2022 के कंपेरिजन में ओमेन से तो कमी है। और यहाँ पे बिल्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी जो टॉप लिड है ना, वो थोड़ी बहुत फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, जैसे आपकी उंगलियां वगैरह लगती हैं तो निशान पड़ जाते हैं। इंटीरियर पे फिंगरप्रिंट के एसएच को निशान नहीं पड़ते। और यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में एग्जॉस्ट फैन मिल जाते हैं, पीछे की तरफ एग्जॉस्ट फैन मिल जाते हैं, और यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ ऐसा माहौल है इनटेक के वेंट्स का। और इस लैपटॉप का वेट 2.5 kg अप्रॉक्स है। और जब यहाँ पे स्पेक्स की बात कर ही रहे हैं, तो साथ के साथ परफॉर्मेंस भी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले Cinebench R23 के स्कोर्स आप अपने सामने देख सकते हो, 14,000 मल्टी कोर मिलता है एंड 1785 सिंगल कोर। और ये हमारे Geekbench 6 के स्कोर्स हैं। उसके बाद PC Mark 10 7000 प्लस निकल गया, जो कि बढ़िया है। एंड यहाँ पे 3D Mark X5 भी कर दिया तुम्हारे लिए। CPU GPU के स्कोर्स देख सकते हो, एंड टोटल स्कोर 11,000 क्रॉस्ड। उसके अलावा जीपीयू की ताकत को देखने के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क भी करा, 3390 स्कोर निकल गया, जो कि काफी अच्छा खासा है। अगर आप 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर या इवन गेम डेवलपमेंट की तरफ जाते हो, तो ये जीपीयू अच्छी खासी चॉइस हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पे क्रॉस मार्क का बेंचमार्क भी है, जो कंपैरिजन के लिए काम आ जाएगा। अब बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल उठा था 12650H या 12700H, इन दोनों प्रोसेसर में डिफरेंस कितना है। देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंगल कोर परफॉर्मेंस के मामले में लगभग सेम ही परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर मल्टी कोर की बात करते हैं, तो 12700H 15% के आसपास फास्टर है, जो कि रियल लाइफ में इतना मैटर नहीं करेगा। एंड यहाँ पे जिनको नंबर समझ में नहीं आ रहे कि भैया क्या बता रहे हो, परफॉर्मेंस आपको आसान भाषा में बताते हैं। 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग आप इसके ऊपर आराम से कर सकते हो। डे टू डे टास्क करना हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, ऑफिस लेवल के काम करने हैं, स्टूडेंट लेवल के काम करने हैं, कोडिंग करनी है किसी भी लेवल तक की, वो सब आप इसके ऊपर कर पाओगे। अगर आप गेमिंग करते हो, गेमिंग के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, वो भी इसके ऊपर हो जाएगी। और बाकी आर्किटेक्चर, मॉडलिंग, 3D वाले काम करने हैं, या इवन गेम डेवलपमेंट करना है, वो भी ये आराम से करवा देगा। और जिनके दिमाग मारा होगा भैया फोटोशॉप, ये वो शर्म नहीं आ रही पूछते हुए, वो भी चल जाएगा। और अब यहीं पे बात कर लेते हैं गेमिंग की। मैं बता रहा था ना 150 वॉट तक लेके गया हूं, मैंने इसके अंदर 4K तक गेमिंग करी है एक्सटर्नल मॉनिटर पे लगा के। एंड भाई परफॉर्मेंस वो आप देखो, उसके बाद आगे रिव्यू कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं वैलोरेंट से। सीपीयू की ताकत को जज करेंगे, 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं हाई सेटिंग्स पे यहाँ पे। और भाई यहाँ पे हाई सेटिंग्स पे 1440p पे आराम से 200+ FPS मिल रहा है, और इतने की मुझे उम्मीद थी। एंड यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर आप देख सकते हो 29 डिग्रीज के आसपास है, तो 45 वॉट या 50 वॉट के आसपास सीपीयू पावर ड्रॉ कर रहा है, तो उसके अंदर 75 to 78 डिग्रीज के आसपास टेम्परेचर है। एंड यहाँ पे
पे FPS 300 पार भी जा सकते थे अगर ये रैम हमारी डुअल चैनल में होती। सिंगल चैनल में रैम है तो जो पूरी की पूरी 8 GB है वो एक स्टिक से यूज हो रही है, वही डुअल चैनल में अगर 8 GB यूज होती है ना तो 4 एक से यूज होती है, 4 एक से यूज होती है, तो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। उसके बाद टेस्ट करें COD Warzone 2.0 और यहाँ पे हमने DLSS ऑफ और राइट साइड में DLSS क्वालिटी पे टेस्ट किया है और क्वालिटी प्रीसेट रखा हमने एक्सट्रीम पे, यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी। एंड भाई यहाँ पे एक्सट्रीम प्रीसेट पे आप देख सकते हो 40-45 FPS के आसपास मिल रहा है, क्योंकि 1440p रेजोल्यूशन है तो उसके अंदर FPS काफी हद तक गिर जाते हैं। वहीं पे DLSS क्वालिटी पे लगती है 70+ FPS के आसपास मिल रहा है और यहाँ पे एक्सट्रीम प्रीसेट पे यूज हो रहा है। आप चाहो तो इससे ज्यादा FPS भी निकाल सकते हो हाई, मीडियम या लो सेटिंग्स यूज करके। उसके बाद यहाँ पे हम टेस्ट करें Far Cry 6 और यहाँ पे क्वालिटी को रखा हमने अल्ट्रा पे एंड यहाँ पे हमने कोई भी अपस्केलिंग मेथड यूज नहीं करा, DLSS या FSR वगैरह। और यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स में 60+ FPS मिल रहे हैं, 60 to 70 के आसपास, और रेजोल्यूशन भी 1440p है एंड बाकी सारे स्टैट्स आप देख सकते हो। और गेम टेस्ट होते होते थोड़ा लैपटॉप गर्म हो गया था तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारे 90 अबव जाने शुरू हो गए थे, 92-95 के आसपास। लेकिन नाइट्रो के थर्मल्स के हिसाब से ये ठीक है, इतने नाइट्रो में टेम्परेचर जाते हैं क्योंकि CPU पे थोड़ा पावरफुल है ना, 50 वॉट प्लस पावर ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे। और यही अगर रैम हमारी डुअल चैनल में होती तो ये FPS 70-80 भी जा सकते थे। उसके बाद टच करें GTA 5 1440p पे और सेटिंग्स रखी थी हमने यहाँ पे वेरी हाई पे, और वेरी हाई सेटिंग्स में हमारे को ये 70 to 80 FPS निकाल के दे गया, 100 के आसपास दे जाता अगर डुअल चैनल में रैम होती। और टेम्परेचर आप देख सकते हो 90 के आसपास यहाँ पे है, तो अगर कूलिंग पैड यूज करोगे तो अंडर 90 रहेंगे। और एसर प्रेडेटर हीलियोस नियो से इसके टेम्परेचर कंपेयर मत करना क्योंकि उसके थर्मल्स इसके सामने बहुत बढ़िया है। बेसिकली वो है भी तो एसर का प्रीमियम सेगमेंट ही ना। उसके बाद टेस्ट करने RDR2, सारी की सारी सेटिंग्स को हमने अल्ट्रा पे रखा है यहाँ पे, मतलब फेवर क्वालिटी है, और DLSS को रखा है यहाँ पे ऑफ पे। और यहाँ पे दो गेम प्ले देख सकते हो RDR2 के, लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में DLSS क्वालिटी पे है, बाकी सारी सेटिंग सेम रखी है। और यहाँ पे DLSS का आप देख सकते हो 8 से 10 फ्रेम हमारे को ज्यादा मिल रहे हैं, 10 से ऊपर भी कहीं कहीं पे, लेकिन दोनों केसेस में देखा जाए तो गेम भाई प्लेबल तो है। और बाकी सारे स्टैट्स आप अपने सामने देख ही सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट करें स्पाइडर में, जिसको हम टेस्ट करें वेरी हाई सेटिंग्स पे, लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में DLSS हमने रखा क्वालिटी पे, रे ट्रेसिंग दोनों तरफ ऑफ है। और यहाँ पे डिफरेंस आप है, DLSS लगाते 20-25 के आसपास फ्रेम रेट हमारे बूस्ट हो जाते हैं, वो डिफरेंट सीन पे मैटर करता है। एंड गेम प्लेबल है, 3070 पूरी पावर पुश कर रहा है, अपना 120 वॉट तक पावर पुश कर रहा है। और VRAM भी आप देख सकते हो 7 to 8 GB के आसपास यूज हो रही है। बस यहाँ पे थोड़े से FPS कम का रीजन वही बार बार मैं बताऊंगा, सिंगल चैनल में रैम, ये जो पूरी की पूरी 12 GB है एक स्टिक से यूज हो रही है, यही 8+8 होती है और 12 GB यूज होती तो कम से कम 10 से 20 FPS एक्स्ट्रा मिलते। उसके बाद स्पाइडरमैन को हमने रे ट्रेसिंग हाई पे टेस्ट किया, एक तरफ DLSS ऑफ है, एक तरफ क्वालिटी पे, और ज्यादा FPS में डिफरेंस नहीं मिला, हो सकता है कोई ग्लिच वगैरह हो गया हो गेम में, बट ये एक चीज कहूंगा 35 to 40 FPS के आसपास मिलता है रे ट्रेसिंग में, यानी कि गेम प्लेबल तो रहती है। देन वी टेस्टेड साइबरपंक, लेफ्ट साइड में ना तो कोई DLSS है और ना ही रे ट्रेसिंग है, राइट साइड में हमारा DLSS क्वालिटी पे, लेकिन रे ट्रेसिंग यहाँ पे भी ऑफ है। और यहाँ पे हमारे को मोटा मोटा 10 FPS का डिफरेंस मिला था, DLSS क्वालिटी पे लगा के 10 FPS ज्यादा है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में 10 FPS कम है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 140+ वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है हमारा 3070 Ti, और जो हमारी VRAM भी है वो हमारी 6 GB के आसपास यूज हो रही है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस को मैं कंक्लूड करूं तो इस GPU की भाई परफॉर्मेंस तो बढ़िया है, मतलब जिस CPU के साथ पेयर कर रखा है इसको। उसके बाद सेम वही अल्ट्रा प्रीसेट पे टेस्ट करना है, लेकिन इस बार हमने रे ट्रेसिंग को रखा है अल्ट्रा पे, और एक तरफ DLSS ऑफ है और दूसरी तरफ DLSS क्वालिटी। और यहाँ पे भाई रे ट्रेसिंग अल्ट्रा में ये झेल नहीं पाया था, बिल्कुल नॉन प्लेबल है। यहाँ पे FPS हमारे को 15 से 20 FPS मिल रहा है, एंड इवन DLSS को क्वालिटी पे लगाने के बाद भी हमारे को 30 to 40 FPS के आसपास मिल रहे हैं, जो थोड़े बहुत प्लेबल मैं कह सकता हूँ, फिर भी इतना स्मूथ नहीं है। यहाँ पे थोड़ी बहुत याद आएगी लोगों को कि हाँ DLSS 3 होता तो ज्यादा बेटर रहता। और अगर यहाँ पे मेमोरी देखोगे तो भाई पूरी चूस ली, यहाँ पे मतलब 8 GB VRAM पूरी यूज हो रही है GPU की। उसके बाद इस लैपटॉप की ताकत को हम थोड़ा फर्दर पुश करते हुए 4K में गेम टेस्ट कर रहे हैं। ऊपर रेजोल्यूशन देख सकते हो, पहला गेम हमारा RDR है, फेवर क्वालिटी रखा हमने यहाँ पे, यानी कि हाईएस्ट प्रीसेट है अल्ट्रा सेटिंग्स पे, और यहाँ पे हमने DLSS को कर दिया ऑफ। मैंने कहा रॉ परफॉर्मेंस देख लेंगे, और भाई मैं सरप्राइज था, यहाँ पे 45 to 50 FPS ये निकाल के दे गया भाई RDR2 में, यानी कि 4K में गेमिंग आप कर सकते हो कभी अगर आपका मन बने इस लैपटॉप पे 4K टीवी पे लगा के खेलने का। और यहाँ पे वॉटेज देख सकते हो पूरी 150 वॉट तक जा रही है, मतलब उससे थोड़ी ऊपर भी 151 153 वॉट तक भी चला गया था। और VRAM भी पूरी यूज हो रही है, रैम भी अच्छे से यूज हो रही है, यानी कि मशीनरी 4K कैपेबल है। ज्यादा नहीं कह सकते बट हाँ कैजुअल गेमिंग आप कर सकते हो 4K में। देन वी टेस्टेड Far Cry 6, इसके अंदर भी सेम रेजोल्यूशन आप देख सकते हो 2160, और सेटिंग्स रखी हमने अल्ट्रा पे, और यहाँ पे कोई भी अपस्केलिंग मेथड हमने यूज नहीं करा, और यहाँ पे भी 40 to 50 FPS निकल के आ गए थे। गेम प्लेबल है, 140 वॉट तक GPU यूज कर रहा है, और यहाँ पे लैपटॉप को थोड़ा रेस्ट मिल गया था, इसलिए इसके जो CPU के टेम्परेचर है थोड़े ठंडे साइड है। मैंने कहा जब टेस्टिंग चल रही है तो GTA 5 भी कर लेते हैं। रेजोल्यूशन वही 2160 रखा, सेटिंग्स को रखा वेरी हाई पे जो हम नॉर्मली रखते हैं। और यहाँ पे एक चीज में मैं सरप्राइज हो गया, जो लैपटॉप की अपनी डिस्प्ले थी जबकि वो DGP मोड पे चल रहा था, ऐसा नहीं कि IGP मोड पे था, उसके अंदर 70 to 80 FPS आ रहे थे, इसके अंदर 90+, मतलब 80-90 के आसपास 4K में ज्यादा FPS निकाल के दे रहा है। मतलब कैसे, ये तो भाई साहब धोखा कर रहा है हमारे साथ। मतलब लैपटॉप ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में बढ़िया है। तो भाई गेमिंग की परफॉर्मेंस आपने देखी, कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करता। थर्मल्स आपने देख लियोगे डिसेंट साइड है, जैसे शुरू से नाइट्रो के थर्मल्स है, इसके लिए आप कूलिंग पैड लगा के गेमिंग करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अंडर 30 डिग्री रूम टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। एंड भाई इस लैपटॉप के अंदर मिलता है हमारे को फुल साइज का कीबोर्ड, जो कि हमारा 4 जोन RGB वाला कीबोर्ड है, यानी कि एक पर्टिकुलर जोन में अलग अलग कलर आप सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे डिफरेंट
डिफरेंट इफेक्ट्स मिल जाते हैं इसके नाइट्रो सेंस सॉफ्टवेयर के अंदर। एंड इवन यहाँ पे आप स्टैटिक कलर्स भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट वो जोन वाइज चेंज होते हैं। और जो कीबोर्ड की टाइपिंग फील है वो यहाँ पे मेरे को बढ़िया लगी। एंड यहाँ पे जो WASD कीज है और एरो कीज है ये दोनों हाईलाइटेड मिलेंगी। और नम लॉक के बगल में एक जो बटन है ये हमारा नाइट्रो सेंस का बटन है, जिसको दबाते आपका सॉफ्टवेयर ऑन द गो ऑन हो जाता है। एंड यहाँ पे इस लैपटॉप का जो ट्रैक पैड है वो मेरे को सही लगा। साइज ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है एंड फुली क्लिकेबल है, यूज करने में इट्स गुड। और मैं नाइट्रो सेंस की बात कर रहा था, यहाँ पे कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे को मिल जाता है। यहाँ पे CPU GPU के स्टार्ट्स आ रहे हैं, फैन कंट्रोल आप कर सकते हो, नीचे आपके डिफरेंट मोड्स दिखा देगा, उसमें CPU GPU की क्लॉक स्पीड दिखा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर्स वगैरह भी दिखा रहा है। उसके अलावा ऊपर कीबोर्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। एंड सेटिंग बटन में यहाँ पे थोड़े बहुत फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रीट GPU यानी कि मक स्विच भी है। एंड यहाँ पे कीबोर्ड बैकलाइट का 30 सेकंड वाला ऑप्शन है जिसको आप ऑफ कर देना, क्योंकि लाइटों से भाई साहब मिलेंगे, कमेंट में बताओ। एंड यहाँ पे मक स्विच की बात कर रहा था, इसका जो इंटरनल डिस्प्ले है उसका आउटपुट आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम iGPU टू eGPU। eGPU के ऊपर आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी इन गेम्स एंड प्रोडक्टिविटी टास्क, क्योंकि जो आपके लैपटॉप की डिस्प्ले है वो सीधी की सीधी ग्राफिक्स कार्ड से कनेक्ट हो जाएगी, iGPU का काम खत्म हो जाता है। और अगर डिस्क्रीट GPU मोड को ऑफ करोगे तो इंटरनल लैपटॉप की डिस्प्ले iGPU मोड पे आ जाती है, यानी कि CPU से रेंडर होने लगती है। उस केस में परफॉर्मेंस थोड़ी सी भले कम मिलेगी, लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा। तो जब बैटरी पे यूज कर रहे हो तो डिस्क्रीट GPU मोड ऑफ कर लेना। एंड डिस्क्रीट GPU मोड ऑफ करने के बाद ये नहीं है कि आपका ग्राफिक कार्ड चलेगा ही नहीं, चलेगा वो तब भी, लेकिन जो डिस्प्ले आउटपुट है उसका स्विच होता है बस वो। अब ज्यादा डिटेल चाहिए तो गूगल पे पढ़ लो या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, हम रिव्यू पे ध्यान दे लेते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को RJ45 लैन पोर्ट मिलता है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा एंड एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। और उसके अलावा राइट साइड में 2 USB 3.2 Gen 2 वाले टाइप A पोर्ट मिल जाते हैं, जिसके अंदर एक पावर ऑफ चार्जिंग वाला, लैपटॉप आपका ऑफ भी होगा तो USB के थ्रू आप चार्जिंग वगैरह ले सकते हो। और बाकी बैक साइड में एक पावर इनपुट पोर्ट मिलता है, एक USB टाइप C पोर्ट मिलता है जो थंडरबोल्ट 4 वाला है, और एक HDMI 2.1 का पोर्ट है, यानी कि 4K 120 हर्ट्ज तक आउटपुट ले सकते हो। इवन 8K 60 हर्ट्ज का भी आउटपुट ले पाओगे अगर घर में ऐसा बड़ा टीवी वगैरह है, तो गेमिंग में काम आ सकता है। 8K ऑब्वियसली झेल नहीं पाएगा, 4K आप गेमिंग टेस्ट में देख ही चुके हो, कैपेबल तो है भाई साहब। अब यहाँ पे डिस्प्ले की बात चल रही, इसकी डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर मिलती है 15.6 इंचेस की क्वाड HD डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 2560 by 1440p है। एंड ये हमारा एक IPS पैनल है, 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद 3 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम। और यहाँ पे ना कलर गैमेट का भी मेंशन ही नहीं कर रखा, ना नाइट्रो की वेबसाइट पे ना Amazon पे। तो मैंने इसको 45% NTSC वाले लैपटॉप से कंपेयर किया, उससे बेटर लगी। फिर 100% sRGB वाले से कंपेयर किया तो लगभग सेम सी आ रही थी, तो 100% sRGB मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी डिसेंट है और अच्छे कलर्स होने की वजह से कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने हो, जैसे फोटोशॉप हो गया या वीडियो एडिटिंग में कुछ करना हो, थोड़ा बहुत कलर्स वाले काम करना है तो वो आप इस पे कर सकते हो। एंड यहाँ पे डिस्प्ले कंटेंट वगैरह देखने के लिए भी सही है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। और डिस्प्ले आउटपुट भी आप बताता हूं, HDMI से अगर आउटपुट लोगे तो RTX 3070 Ti से मिलेगा, टाइप C से आपको iGPU से आउटपुट मिलता है। तो अगर आप डिस्क्रीट मोड ऑन कर दोगे ना तो iGPU से आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको टाइप C से आउटपुट लेना है तो iGPU मोड पे लैपटॉप को करना पड़ेगा। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है, और जो माइक भी यूज हो रहा है वो लैपटॉप का ही है, 720p वाला वेबकैम है। कैसी क्वालिटी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, काम चलवा देगा, ज्यादा अच्छा भी नहीं है ज्यादा बेकार भी नहीं है, बाकी आपकी श्रद्धा। यहाँ पे भाई स्पीकर नाइट्रो में कभी इतने अच्छे नहीं मिलते, ठीक ठाक आवाज है, ज्यादा लाउड भी नहीं है ज्यादा कम भी नहीं है। एक दो बंदे बैठ के कुछ कंटेंट देख रहे तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस दे देते हैं। और हाँ, स्पीकर डाउन फायरिंग वाले हैं। और यहाँ पे रैम के बाद इस लैपटॉप की एक और डिसअपॉइंटमेंट, जो बहुत ही अच्छी खासी डिसअपॉइंटमेंट है, जिनको बैटरी पे काम करना होता है। 57.5 वॉट आवर की बैटरी है और लैपटॉप के हिसाब से 50 वॉट आवर के आसपास की बैटरी, भाई खत्म ही मानो। यहाँ पे बेसिक यूसेज हमने करके देखा था, मल्टीटास्किंग वगैरह, जिसके अंदर कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ थी, डिस्प्ले ब्राइटनेस भी 50-60% पे थी, उसके अंदर ये 1.5 से 2 घंटे का बैकअप दे गया था। एंड आपकी यूसेज अगर चेंज होगी तो आपका बैटरी बैकअप और कम ज्यादा हो सकता है, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। बैटरी बैकअप के मामले में सही नहीं है। और बैटरी बैकअप छोटी होने का एक पॉजिटिव रीजन भी है कि आपको हार्ड ड्राइव का स्लॉट मिल जाता है, तो अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए, बैटरी मैटर नहीं करती, तो उन यूजर को ये डिफरेंटली टारगेट, समझदार हो आप। तो यार मेरी तरफ से बस इसका इतना ही रिव्यू था एंड सारी चीजें मैंने कवर कर दी। और जो चीजें रह गई वो है आपके इंस्टाग्राम वाले सवाल। सबसे पहला और मोटा सवाल ये था, भैया एसर प्रीडेटर नियो 16 ले जो कि 1,10,000 का है, या ये ले जो कि 1,10,000 रुपए का है। तो यहाँ पे 5 एस्पेक्ट आता है। CPU एसर प्रीडेटर नियो का बेटर है। GPU भाई डेफिनेटली इस लैपटॉप का बेटर है। एसर प्रीडेटर नियो के 1200p पे आपने FPS देखे, इसके 1440p और 4K में पूरी 150 वॉट तक पावर ये लगा रहा है, तो यहाँ पे GPU ओवरऑल बेटर है। आपको एसर प्रीडेटर नियो में सिर्फ एक बेनिफिट मिलेगा, वो है DLSS 3 का। अब DLSS 3 के सपोर्ट में आगे कितने गेम आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नंबर वाली लाइब्रेरी मिलेगी या थोड़े बहुत ही गेम आएंगे, तो वो सोच समझ के चलना, वो एक मार्केटिंग पॉइंट भी है। ये एक तरीके से रॉ परफॉर्मेंस भी निकाल के दे रहा है। अगर आप प्राइस
प्राइस पॉइंट के हिसाब से कंसीडर करोगे। और एक मेजर डिफरेंस है नाइट्रो में और एसर प्रेडेटर नियो में, वो है DDR4 और DDR5 रैम। नाइट्रो में DDR4 मिलती है, प्रेडेटर नियो में DDR5 मिलती है, और परफॉर्मेंस का डिफरेंस भी आता है उससे। एंड उसके बाद आती है बैटरी। बैटरी के मामले में खत्म है, एसर प्रेडेटर नियो की बैटरी ज्यादा बेटर है। एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऑब्वियसली प्रेडेटर की बिल्ड क्वालिटी बेटर है, क्योंकि एसर की जो लोअर एंड सीरीज होती है वो नाइट्रो वाली है, नाइट्रो के बाद प्रेडेटर आती है जो उनकी प्रीमियम सीरीज है। और यहाँ पे बात आती है डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के मामले में कुछ अच्छा बुरा नहीं कह सकते, इसका रेजोल्यूशन ज्यादा है, बट 15.6 इंचेस में 1440p मतलब ठीक है, दे दिया तो आप मजे ले सकते हो। लेकिन प्रेडेटर में वहीं पे 1200p है, वहां पे 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, इसमें 300 निट्स है। तो यहाँ पे डिस्प्ले का कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पे इसका जीपीयू पुश कर सकता है उतने FPS, तो 1440p दे दी, उसके अंदर 4050 है, नहीं पुश कर सकता इतना, तो 1200p दे दी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारे कंपैरिजन के आप पे आप डिसाइड करो, आपको बेटर CPU चाहिए तो आप नियो के ले जाओ, बेटर GPU चाहिए तो आप इसके ले जाओ, बेटर बिल्ड चाहिए तो उसके ले जाओ, तो आप कंपेयर कर सकते हो। अब आपकी यूसेज क्या होने वाली है आप खुद डिसाइड करो। और एक दूसरा बड़ा तगड़ा कंपैरिजन तुम मांग रहे हो टफ के साथ। टफ कौन सा? 12700H के साथ 4060। भाई उसमें 12700H है, ऑब्वियसली इससे बेटर है। उसके अंदर 4060 है, 8GB वाला 4000 सीरीज है, ऑब्वियसली इससे बेटर है। उसकी बैटरी 90 वॉट आवर की है, ऑब्वियसली इससे बेटर है। एंड टफ की बिल्ड तो ऑब्वियसली टफ है ही, जो कि हमारे नाइट्रो से बेटर है। एंड यहाँ पे मेन चीज है डिस्प्ले। उसके अंदर डिस्प्ले बेसिक वाली मिलती है 45% NTSC, इसके अंदर 72% NTSC है, यानी कि 100% RGB। तो डिस्प्ले के मामले में हार जाता है, लेकिन ओवरऑल उसके अंदर सब कुछ बढ़िया है, उसका प्राइस भी बढ़िया है। इससे भाई 11,000 रुपए महंगा है, तो क्या वो लेना चाहिए? मैं अगर बताऊं तो डिस्प्ले आप सेपरेटली बाय कर सकते हो। अगर 11,000 रुपए एक्स्ट्रा है तो वो वाला लैपटॉप लो, ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है। रैम उसके अंदर भी DDR4 ही है, वो उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उसके अंदर अगर DDR5 होती ना भाई साहब, मजा ही आ जाता। बाकी उस वाले टफ का रिव्यू डेफिनेटली चैनल पे आएगा, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो कर लो। कब आएगा ये नहीं मैं कह सकता, बट आएगा जरूर। तो बस यही कॉमन से 2 क्वेश्चन थे जो मेरे को सबसे ज्यादा मिले, बाकी सारा कुछ मैंने रिव्यू में ऊपर कवर कर ही दिया। और ये लैपटॉप अगर कंक्लूड करें तो 1,10,000 में गुड टू गो ऑप्शन है, डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाय करना हो तो अभी कर लेना, क्योंकि एक ना टफ आया था बीच में 95,000 वाला 3060, वो आज तक नहीं आया स्टॉक में। तो ये भी ऐसा ना हो कि अभी भाग जाए और बाद में स्टॉक में ना है, अभी ग्रैब कर सकते हो, कर लो। मेरी तरफ से फुल ऑन रिकमेंडेड है, सारे प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए। एंड अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना, और किसी लैपटॉप या गैजेट का रिव्यू चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना। पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।